नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार मेरे फिर से YouTube चैनल राजस्थान अदिति की एक झलक में। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि किस प्रकार से यूरोपीय जातियों का आगमन अपने भारत में हुआ। उन दो वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार से सर्वप्रथम पुर्तगाली अपने भारत में आते हैं और उन्हीं पुर्तगालियों के द्वारा अपने भारत के जलमार्गों की खोज की जाती है। ये खोज करने वाला व्यक्ति था दोस्तों वास्को डी गामा। इसने 1498 में अपने भारत के इन जलमार्गों की खोज की और वो रास्ता निकाला कि किस प्रकार से यूरोपीय निरंतर अपने भारत में आते रहे जहाज़ों को लेकर और यहाँ से व्यापार करते रहे और धीरे धीरे इन लोगों ने अपने भारत में एक कंपनी के रूप में अपने व्यापार को स्थापित कर लिया और व्यापार के साथ साथ इन पुर्तगालियों ने किस प्रकार से अपने भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। वैसे पहुंचा वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट में था और उसके बाद इसी कालीकट बंदरगाह के सहारे सहारे ये जो पश्चिमी तटीय जो रेखा आप देख रहे हैं सीमा, इन्हें समुद्री तटीय क्षेत्रों पर किस प्रकार से इन पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। आगे हमने और भी बात की थी और उस क्लास का रिवीजन करते हुए आज हम अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं पिछली क्लास में अपने द्वारा जो पढ़ा गया था उस क्लास का रिवीजन करते हैं। मैंने आपसे बात की थी कि कैसे भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय जाति आई वो जाति थी पुर्तगाली, जो 1498 में आकर अपने यहाँ पर व्यापार शुरू करती है। इन्हीं पुर्तगालियों के बाद हमने बात की थी कि कैसे डच अपने भारत में आए और 1602 ईस्वी में इन डचों के द्वारा एक कंपनी स्थापित की गई। इन डचों का संबंध यूरोप के हॉलैंड देश से था और इन्होंने अपने भारत में धीरे धीरे अपने व्यापार को शुरू किया। इसके बाद हमने बात की कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अपने भारत में हुई और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी और वहाँ के व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। और उसी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज, जो पहला जहाज अपने भारत में आया, वो जहाज था हेक्टर। 1608 ईस्वी में इस जहाज को लेकर रवाना हुए उस जहाज के कप्तान विलियम हॉकिंस, जो एक व्यापारी कम था, एक लुटेरा कहीं अधिक ज़्यादा था। इसी विलियम हॉकिंस को अनुमति लेने के लिए भेजा गया था उस समय के तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर से, और जहांगीर के को बहुत सारे उपहार देकर खुश कर इन अंग्रेजों ने अनुमति प्राप्त कर ली थी। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित अपने भारत में प्रथम कोठी की यदि मैं बात करूं तो वो जो कोठी स्थापित की गई थी वो कोठी थी सूरत में। इसके पश्चात हमने देखा कि इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड के जो उस समय के जो राजकुमार थे जेम्स प्रथम, उनके राजदूत बनकर सर टॉमस रो किस प्रकार से जहांगीर से भेंट करते हैं और जहांगीर के उस समय के तत्कालीन मुगल साम्राज्य के क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं जहांगीर से। ये अनुमति मांगी गई थी सर टॉमस रो के द्वारा दोस्तों जहांगीर से, देख पा रहे हैं हम 1615 ईस्वी में। और इसके बाद धीरे धीरे कंपनी अपने भारत में व्यापार करने लग जाती है। एक समय ऐसा भी आया दोस्तों जब अपने भारत में मुगल साम्राज्य बड़ा कमज़ोर हुआ और ये कमजोरी की शुरुआत हुई औरंगजेब की मृत्यु के साथ। पिछली कक्षा में हमने बात की थी और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अपने भारत के एक मुगल सम्राट बने फर्रुखसियर। इसी फर्रुखसियर से इन्हीं अंग्रेजों ने मिलकर अनुमति मांगी थी 1717 ईस्वी में। मैंने आपसे एक छोटी सी चर्चा भी कल की थी कि किस प्रकार से सम्राट फर्रुखसियर बीमार हुए और किस प्रकार से एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखसियर का इलाज किया था और उसी से प्रसन्न होकर सम्राट फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। यह अनुमति प्रदान की थी 1717 ईस्वी में। आगे हमने बात की कि किस प्रकार से धीरे धीरे अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना शुरू कर दिया था। तब बात है दोस्तों 1756 ईस्वी की, जब बंगाल के नवाब बने नवाब सिराजुद्दौला, और जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेज धीरे धीरे बंगाल पर अधिकार करने की कोशिश करने लग गए थे, किस प्रकार से न जाने कितनी फैक्ट्रियां और न जाने कितनी कोठियां और एक किला भी इनके द्वारा बनवा लिया गया था उस समय, जिसे हम विलियम फोर्ट के नाम से जानते हैं, कलकत्ता में। तब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के इस कार्य का विरोध किया और कहते हैं, हम भारतीय इतिहास में पढ़ते भी हैं कि किस प्रकार से कभी नवाब सिराजुद्दौला ने
अंग्रेजों की फैक्ट्रियों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया था, और किस प्रकार से कभी सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के उस किले फोर्ट विलियम को भी जीत लिया था। तब अंग्रेजों के एक सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य इतिहास का बड़ा प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। और ये युद्ध हुआ था दोस्तों 1757 ईस्वी में। इस युद्ध में विजय हुए अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की यदि हम बात करें तो मुझे राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो याद आ रहा है, जिस वीडियो में उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित एक जानकारी को शेयर किया था। उस जानकारी की यदि मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ से धन लेकर इंग्लैंड पहुंचा और वहां की जब संसद में रॉबर्ट क्लाइव पहुंचा था, तब वहां की संसद ने रॉबर्ट क्लाइव से पूछा कि वहां से कितना धन लेकर आए हो। तब रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि धन जो मैं मेरे साथ लेकर आया हूं उसकी गिनती तो मैं नहीं कर सकता। जहां तक पूरे भारत के धन का प्रश्न है तो उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है कि भारत में कितना धन है, लेकिन जहां से मैं आया हूं बंगाल के राज्य से, उस भारत के एक छोटे से हिस्से से मैं जहां से आया हूं, वहां से मैं जो धन लेकर आया हूं उस धन को लाने के लिए मुझे 900 जहाजों का इंतजाम करना पड़ा। अब जहाजों की यदि मैं बात करूं आपसे तो लगभग एक जहाज में 60 से 70 मीट्रिक टन सामान आ सकता है। तो लगभग हर जहाज में इतना सामान, इतना धन, इतनी संपदा रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से भरकर लेकर गया। और आप अनुमान लगाइए कि किस 900 जहाजों में किस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से धन भरकर लेकर गए। और जब उसका अनुमान लगाया गया उस संपदा का, चाहे वो संपदा हीरे मोती जवाहरातों के रूप में रही हो, सोने चांदी रेशम मसाले या किसी भी प्रकार से यदि हम अनुमान लगाएं, उस समय जो धन यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव अपने यहाँ से लेकर गया था उस धन की कीमत थी दोस्तों 300 लाख करोड़ रुपए। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम देख पाते हैं कि अपना भारत उस समय इतना धनी देश हुआ करता था, और शायद इसीलिए हम भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जानते हैं। आगे मैं बात करूं आपसे कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे अब अपने प्रतिद्वंदियों को समाप्त करना शुरू किया, और अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी थे यही पुर्तगाली, यही डच, और धीरे धीरे अब फ्रांसीसी भी अपने भारत में प्रवेश कर चुके थे। तो अंग्रेजों ने अपने इन प्रतिद्वंदियों को भारत से निकालने के लिए प्रयास करने शुरू किए, और अपने इतिहास में दोस्तों एक युद्ध हुआ जिसे हम बेदारा का युद्ध कहते हैं। और ये बेदारा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, जो अंग्रेजों और डचों के मध्य लड़ा गया, और इस युद्ध में पराजित हुए डच। आगे यदि हमने कल बात की थी आगे कि किस प्रकार से धीरे धीरे अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के को भी पराजित कर दिया था, और इतिहास में युद्ध हुआ था जिसे हम वांडीवास का युद्ध कहते हैं। ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1760 ईस्वी में, और अंग्रेजों ने अपने जो प्रतिद्वंदी जो सबसे बाद में आए अपने यहाँ पर, इन प्रतिद्वंदियों को भी पराजित करके यहाँ से निकाल दिया था, और धीरे धीरे लगभग सभी प्रतिद्वंदियों को का सफाया कर दिया था अंग्रेजों ने अपने भारत से। फाइनली अपने इतिहास का एक निर्णायक युद्ध हुआ अंग्रेजों के दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं, वो युद्ध था दोस्तों बक्सर का युद्ध, जो लड़ा गया 1764 ईस्वी में। कल हम इसके बारे में बात कर चुके थे कि कैसे बंगाल के नवाब से धोखा करके मीर कासिम अंग्रेजों से मिल गया था, और बाद में अंग्रेजों ने नवाब बना दिया था बंगाल के इसी मीर कासिम को। और इसी मीर कासिम और मुगल सम्राट, तत्कालीन मुगल सम्राट जो उस समय अपने थे शाह आलम सेकंड, इन दोनों शक्तियों से मुकाबला हुआ अंग्रेजों का। अब यहाँ पर देखो बंगाल का नवाब भी इस बात को समझ चुका है, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी इस बात को समझ चुके हैं कि ये अंग्रेज धीरे धीरे जो व्यापार करने आए थे, अब इनकी सोच यहाँ पर अधिकार करने की हो गई है। तब इन दोनों की सेनाओं ने मिलकर यहाँ पर मुकाबला किया अंग्रेज सेनापति मुनरो का, और फाइनली पूरी ताकत के साथ बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट की सेनाएं लड़ी, लेकिन फिर भी इस युद्ध में विजयी हुए अंग्रेज, जो अपने भारत के इतिहास का एक निर्णायक युद्ध कहलाता है दोस्तों। इसे बक्सर का युद्ध कहते हैं, और इसी युद्ध के साथ इन अंग्रेजों का बंगाल पर एकाधिकार स्थापित हो जाता है। एकाधिकार स्थापित होने से मतलब ये है कि पहले तो अंग्रेज सरकार टैक्स दिया करती थी, वो टैक्स अंग्रेजों को बंगाल के नवाब को भी देना पड़ता था, और उस समय के मुगल सम्राट को भी देना पड़ता था। लेकिन जब इन दोनों को ही पराजित अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया,
तो ना तो दोस्तों अब अंग्रेजों को टैक्स देने की जरूरत थी, और इस प्रकार से अंग्रेजों का अपने बंगाल पर एकाधिकार स्थापित हो जाता है। अब किस प्रकार से अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने बंगाल से पूरे भारत की ओर छाना शुरू किया और किस प्रकार से अपने भारत की ओर बढ़े, किस प्रकार से अंग्रेजों को जरूरत पड़ी कर्नल जेम्स टोड की, इसी क्लास को हम आज आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो बात कर रहा हूं, यदि आप भारत के नक्शे में देख पाए, भारत के नक्शे की यदि मैं बात करूं तो धीरे धीरे देखो अंग्रेजों ने अपने भारत में, वैसे कोठियां अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारी स्थापित कर दी गई थी। ऐसा नहीं था कि केवल बंगाल में ही अंग्रेजों की कोठियां या फैक्ट्रियां हुआ करती थी, इधर मोस्टली पट्टनम, धीरे धीरे अंग्रेजों ने साउथ में, इधर पश्चिम में लगभग सभी जगह अपनी कोठियों को इस समय तक स्थापित कर लिया था। लेकिन एकाधिकार की यदि मैं बात करूं तो अंग्रेजों ने इस बंगाल में एकाधिकार इस समय स्थापित कर लिया था। धीरे धीरे ये अंग्रेज धीरे धीरे अपने भारत के विभिन्न हिस्सों में आगे बढ़ने लगे। अब यहाँ पर देखो अंग्रेजों ने उन सभी स्थानों पर लगभग राज्य स्थापित कर लिया जहाँ जहाँ पर मुगल साम्राज्य हुआ करता था, मुगल साम्राज्य का जो क्षेत्र अपने भारत में हुआ करता था, उन सभी स्थानों पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने राज करना शुरू कर दिया। बंगाल से ये लोग धीरे धीरे अपने भारत के उन स्थानों की ओर बढ़े। अब यहाँ पर आप ये समझें कि जहाँ जहाँ पर मुगल साम्राज्य का क्षेत्र हुआ करता था, मुगल साम्राज्य का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को इन्होंने धीरे धीरे अपने ही प्रांतों में बदल दिया दोस्तों, और जिन्हें धीरे धीरे ब्रिटिश प्रांत कहा जाने लगा। मुगल साम्राज्य के जो क्षेत्र जो कभी मुगलों के पास हुआ करते थे, अब चूंकि हम जानते हैं कि मुगल सम्राट तो पराजित हो चुके हैं, इसलिए जिन क्षेत्रों पर मुगलों का कभी अधिकार था वो अधिकार अब धीरे धीरे अंग्रेजों का हो गया। अब यहाँ पर धीरे धीरे अंग्रेज इस प्रकार से मुगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं। बात आगे करें, इस समय तक अपना भारत दो भागों में विभाजित हो जाता है दोस्तों। देखिए वो दो भाग कौन कौन से हैं। एक तरफ है अंग्रेज, और अंग्रेजों ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया वो क्षेत्र कहलाए दोस्तों ब्रिटिश प्रांत, और एक वो क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं देसी रियासतें, या जहां पर यूं कह दूं मैं, जहां पर अपने भारत में राजाओं का राज हुआ करता था। अब यहाँ पर देखो दो ही चीजें हैं, एक तो अंग्रेज हैं और अपने भारत की वो विभिन्न रियासतें हैं। इस समय अपने भारत में लगभग 565 रियासतें हुआ करती थी। ये मैं आपको समय की भारत की स्थिति बता रहा हूं दोस्तों। अपना भारत इस समय दो भागों में विभाजित है। एक भारत जिसे ब्रिटिश प्रांत कहा गया, इन अंग्रेजों ने धीरे धीरे उन मुगल क्षेत्रों पर अधिकार करके उन्हें ब्रिटिश प्रांतों में बदल दिया, और एक भारत जहां पर राजा राज करते थे उसे कहा गया देसी रियासतें, और ये देसी रियासतें अपने भारत में लगभग 565 रियासतें हुआ करती थी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अपना भारत दो भागों में बट गया है। अब यहाँ पर बात करें हम आगे कि कैसे अंग्रेजों ने ये देखा कि यहाँ के जो राजा हैं उनकी राजनीतिक दुर्बलताओं को यहाँ पर अंग्रेजों ने देखा और ये तय किया कि ये जो भारत के राजा हैं, ये जो रियासतें हैं, ये सब आपस में लड़ा करती थी, और इसी लड़ाई का फायदा उठाने का निर्णय लिया इन अंग्रेजों ने। अब आगे और बात करें हम तो इस समय अपने दक्षिण भारत में एक शक्ति उभर रही थी, वो शक्ति थी यहाँ पर दोस्तों मराठा। इन मराठाओं से भी धीरे धीरे अंग्रेजों का संघर्ष होने लगा, लेकिन जब कभी इन अंग्रेज और मराठाओं की लड़ाई अपने भारत में हुआ करती थी, तब यही मराठा युद्ध में पराजय हो जाने के पश्चात इन्हीं भारत के राजाओं के पास में शरण ले लिया करते थे, और जब अंग्रेज अपने उस शत्रु को इन राजाओं से मांगा करते थे तो ये राजा मना कर दिया करते थे कि नहीं, ये जो शत्रु आपका हमारे पास आया है ये हमारा मेहमान है और इसे हम आपको नहीं लौटा सकते। यहाँ पर अंग्रेजों ने देखा कि ये तो बड़ी समस्या बन चुकी थी इस समय कि अंग्रेजों के शत्रु किस प्रकार से भारत के राजाओं के पास शरण ले लिया करते थे। तो यहाँ पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम भारत के इन सभी राजाओं से दोस्ती कर लें, एक संधि कर लें, जिसमें यह तय हो जाए कि हम आपके हितों की रक्षा करेंगे और आप हमारे हितों की रक्षा करें। इस संधि का निर्णय लिया दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा। और मैं बात करूं
बात है 1798 ईस्वी की। उस समय अपने भारत के जो गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल, उनका नाम था लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली सबसे पहले ये सोच लेकर आए कि हमें भारत के उन सभी राजाओं के साथ संधि करना चाहिए, दोस्ती करने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो सोच लेकर आए लॉर्ड वेलेजली, ये सोच लेकर आए 1798 में। तो देखिए दोस्तों, सोच क्या है कि अंग्रेज चाहते हैं कि वो अपने भारत के उन राजाओं के साथ क्या कर ले, संधियां कर ले, ठीक है, एक दोस्ती का संबंध स्थापित कर ले। ये बात है दोस्तों 1798 में। यदि मैं कहूं कि अंग्रेजों का राजाओं के साथ संधियों करने का जो जन्मदाता कहलाता है, वो जन्मदाता कहलाता है दोस्तों लॉर्ड वेलेजली। और भारत की यदि मैं बात करूं तो भारत में वो कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले इन अंग्रेजों के साथ दोस्ताना एक मित्रतापूर्ण संधि की थी? तो वो रियासत थी दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम जो उस समय अपने पड़ोसी राज्यों से बड़ा परेशान था, ऐसे समय में निजाम ने सहायता मांगी अंग्रेजों से और हैदराबाद और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हो जाती है दोस्तों, जिसे इतिहास में मित्रतापूर्ण संधियां कहा गया। इन संधियों में बस ये बात होती थी कि अंग्रेज ध्यान रखेंगे राजा के हितों का और राजा ध्यान रखेगा अंग्रेजों के हितों का। और एक बात और थी कि अंग्रेज कभी इन राजाओं के शत्रुओं को अपने यहाँ शरण नहीं देंगे और अंग्रेजों के शत्रुओं को राजा अपने यहाँ पर शरण नहीं देंगे। ये सारी चीजें हुई दोस्तों इन संधियों में। आगे यदि हम बात करें तो धीरे धीरे हम अपने राजपुताना की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अपने राजपुताना की यदि मैं बात करूं, क्योंकि अपने राजपुताना में भी उस समय राजाओं का ही राज था और उस समय अपने राजपुताना में 19 रियासतें हुआ करती थी। क्योंकि धीरे धीरे देखो दोस्तों, बंगाल से अंग्रेज अब धीरे धीरे अपने उत्तर भारत की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर अंग्रेजों ने देखा कि राजपुताना में उस समय 19 रियासतें हुआ करती थी, 19 राजा हुआ करते थे। अब अंग्रेज चाहते हैं कि हम राजपुताना के 19 राजाओं के साथ भी दोस्ती कर लें और ये विचार लेकर आए लॉर्ड वेलेजली। तब ये तय हुआ कि साहब मिलने कौन जाए राजाओं से। तब ऐसी स्थिति में एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया अपने राजपुताना की संधियां करने के लिए। उस व्यक्ति का नाम है चार्ल्स मेडकोव। ये चार्ल्स मेडकोव जो अधिकारी है दोस्तों, इस व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त किया गया कि आप राजपुताना के उन सभी राजाओं के साथ बातचीत करना शुरू करें और ये प्रयास करें कि कैसे ना कैसे हम इन राजाओं के साथ संधि कर लें और दोस्ती स्थापित कर लें। चार्ल्स मेडकोव जो अधिकारी बनाया गया था दोस्तों, तब अपने यहाँ पर एक व्यक्ति को बात करने के लिए भेजा गया इन राजाओं से। उस व्यक्ति का नाम था कर्नल जेम्स टोड और कर्नल जेम्स टोड को अपने राजपुताना की 6 रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा गया और कर्नल जेम्स टोड से कहा गया कि वो राजपुताना के इन राजाओं से संधियां करने का प्रयास करे। और उसी उद्देश्य को लेकर कर्नल जेम्स टोड अपने राजस्थान में आए थे दोस्तों। आए तो ये बहुत पहले ही थे, लेकिन उस समय इनका ये उद्देश्य नहीं था कि उन्हें राजाओं के साथ संधि करनी है। जब अपने भारत में कर्नल जेम्स टोड आए थे दोस्तों, तब इनके दिमाग में यही सोच थी कि मुझे राजपुताना के उन राजाओं की शान शौकत को देखना है कि जो शान शौकत के बारे में इन्होंने इंग्लैंड में रहकर सुना था अपने भारत के राजाओं के बारे में। उस शान शौकत को देखने के लिए ये पहले ही अपने राजस्थान का एक बार भ्रमण कर चुके थे, पर बाद में चूंकि कर्नल जेम्स टोड यहाँ पर काफी समय तक रुके और उन्हें अपने राजस्थान के इस भूभाग की बहुत अधिक जानकारी थी, इसलिए दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कर्नल जेम्स टोड को अपने राजपुताना में संधियां करने के माध्यम से भेजा गया और 6 रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर कर्नल जेम्स टोड का आगमन हुआ अपने राजस्थान में। तो आज की छोटी क्लास में इतना सा ही। आगे हम व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे आपसे कर्नल जेम्स टोड के बारे में और अपना अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कर्नल जेम्स टोड। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं अच्छे वीडियो बनाकर आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।